नमस्कार दोस्तों, जीबी रिएक्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने जाएंगे वो खान सर का है। तो खान सर का तो आप लोग वीडियो देखते ही होंगे। ये बहुत अच्छा वीडियो लाते हैं। तो आज इन्हीं की वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो वीडियो का टाइटल है गेहूँ चावल के निर्यात पर भारत ने लगा दी रोक। तो देखते हैं भाई कैसा रोक लगाया है भारत ने। तो चलिए वीडियो हम लोग देखते हैं। जय हिंद। देखिए, भारत के गेहूं निर्यात पे बैन लगाने और रूस के अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, इस पे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, रूस भी बहुत बड़ा गेहूँ का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूँ का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूँ है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था। अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात न रूस कर पा रहा है, न भारत न ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज़्यादा मात्रा में गेहूँ आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूँ को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए, इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा? इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है। और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफ़ेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है, तो इसका कई ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफ़ी महंगा हो जाता था। ये लगभग राउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा यूरिया, लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद के सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा, 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है, यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि आप जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रखती। जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1
पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है, खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहाँ नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिससे कि अब इस समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती है। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी, तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिससे वजह से वहां पे काफ़ी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए IMF जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए, ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तो लोग IMF के पास दौड़ेंगे। ये IMF पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। PV नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और IMF ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी LPG हुआ था, तो PV नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में। और जैसे ही वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं। तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही। तो ये 1991 में था। यही IMF है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते, और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो जा, मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। IMF वालों पे कोई भरोसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा,
अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे, आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा, अपने आखिरी सांस तक। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, जब कोरोना का संकट आया था, उनकी यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन की सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहाँ से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहाँ से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पर तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहाँ भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर। तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहाँ बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे, तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहाँ हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए। दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम देशों का अपना संगठन है, वो लोग का देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल का बेचना ही बंद कर देते हैं। महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। चोट्टा कहीं का, पेट्रोल तुम बेचोगे अपने हिसाब से, गेहूं बेचेंगे हम लोग नहीं। तुम पेट्रोल रोको, हम गेहूं रोकेंगे। सैल्यूट है किसानों को यहाँ पर। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए और आईएमएफ को घुटने पे लाना चाहिए। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में जो भी व्यापार करना है 5 को मुद्रा में कीजिए। स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं, एसडीआर। क्या क्या भैया? तो अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। मतलब 5 देश में व्यापार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग रुपया में व्यापार नहीं कर पाते। वो किसी देश से अच्छा रिलेशन है, जैसे ईरान से हम लोग का मित्रवत रिलेशन है, तो ईरान का पेट्रोल का पैसा हम लोग डॉलर में ना करके रुपया में कर देते हैं। अमेरिका उस पर भी घुसी आता है। तो भारत सरकार को भी बैन लगा, इस तरह पे प्रेशर लगाना चाहिए कि भैया जब चाइना का शामिल कर दिया तो हम लोग का भी शामिल कर दो। मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक पावर बन के बैठा है किसानों के बदौलत। सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 35% लोग जो खाना खाते हैं वो भारत के किसानों से जाता है। रीजन समझिए, दुनिया का 17% लोग तो अकेले भारत में रहते हैं और भारत में जो लोग खाना खा रहे हैं भारतीय किसानों ने जो उनको उगाया है। इसके अलावे 17% के अलावे हम लोग निर्यात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जिन लोगों के मुंह में अनाज जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं ना, वो 33% भारत के किसानों ने उपजाया है। ऐसे किसानों के लिए सोच सकते हैं, हमारे देश के किसान के लिए जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ दुखद भी ये कहना पड़ता है कि इन किसानों की स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय है। इनको कोई नहीं पूछता है। सूखा आए, बाढ़ आए, कोई सामाजिक इन लोग के लिए सुरक्षा नहीं है। अजीब सी स्थिति इन बेचारों के लिए बनी हुई है। देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में सूखा की वजह से, हालांकि हर जगह के किसानों की कम वही स्थिति वैसी है, लेकिन चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब के एरिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ किसानों का सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर किसानों के प्रति इस तरह से दुर्दशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन किसानों ने हमें आसान से जीना सिखा दी, विश्व पटल पर हम लोग, आज दुनिया हमसे भीख मांग रही है कि गेहूं का निर्यात करो, चावल का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो। इन किसानों की बदौलत देख रहे हैं उनका घर टूटता है, बेचारे बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इस तरह से करके रखा गया है कि बेचारे लोग को डर लगता है कि वहाँ ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से स्थिति हो गई है, बड़ी दयनीय है। जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का 33% लोगों का ये खाना खिला, ये हाल है इन किसानों का। इन किसानों को भी सोचना चाहिए। बुढ़ापे में जो उम्र थी अब घर पे बैठने की, बाबा आप क्या बताएं हम आपको। यहाँ पे आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको चरण स्पर्श करते हैं। आप किसानों का, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज हम लोग शान से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन गरीबी, बेचारों के साथ भेदभाव होता है किसानों के साथ, उनका कोई नहीं सूख लेता है। कहीं बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं सूखा में ले रहे हैं। बेचारे थोड़े पैसे जमाते हैं, पता चला फसल खराब होगी, वो भी चलेगी। ये बेचारा छोटा बच्चा को देखिए ना, गुल्लक लगा रहा है यहाँ पे, किस लिए? कि भाई कभी इमरजेंसी में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टेंशन नहीं लो बाबू, अभी खान सर हैं पढ़ने के लिए, कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको। जब तक हम हैं, पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई, किसी गरीबी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती यहाँ पर। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। यहाँ पर अभी भारत सरकार गन्ने पर क्यों बैन लगा रही है? हालांकि हमारे पास जितना चीनी का ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास चीनी का उत्पादन होता है और साथ में हमारे पास पहले से रखा हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल में अब हम लोग ना पूरी तरह से पेट्रोल नहीं मिलाएंगे, हम लोग उसमें एथेनॉल मिला देंगे ताकि पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होकर गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे।
हैं। अगले वीडियो में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं खान सर का तो बिग फैन हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं दिल से खान सर को मानता हूँ और मैं खान सर का बिग फैन हूँ। और खान सर ने जो भी समझाया, इनका समझाने का जो मतलब लैंग्वेज है, जो समझाने का इनका तरीका है, वो बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये मतलब पूरा खुल के समझाते हैं, जो भी मतलब इनको बोलना रहता है पूरा खोल के समझाते हैं कि। और जो सरकार ने जो गेहूं पे बैन लगाया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। सरकार को बैन लगाना चाहिए, क्योंकि IMF किसी का भी नहीं हुआ है। IMF का जो शर्त मानेगा उसको लोन मिलेगा, जो नहीं मानेगा उसको लोन नहीं मिलेगा। तो अब IMF भारत सरकार के पैर पे गिर रहा है तो गिरना चाहिए। ऐसे लोग को अच्छी तरह से गिराना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं। और अमेरिका भी तो किसी का नहीं हुआ है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी का नहीं हुआ है। उसी तरह अमेरिका भी अपने स्वार्थ के लिए जाना जाता है। वो अपने आगे अपने स्वार्थ के अलावा वो किसी भी देश को नहीं मानता है। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और खान सर का तो मैं बिग फैन हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं खान सर से ज़रूर एक बार मिलूँगा, क्योंकि मेरे दिल में जो बात है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं खान सर से एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम बिग फैन। मैं खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो और बाकी मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा। इनका जो समझाने का तरीका है, इनका जो बोलने का तरीका है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते चलते एक बात और बोलना चाहता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।